बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का, और इस यूनिट का नाम है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। इस यूनिट पे हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट हासिल करेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या सोर्सेज है इन्फेक्शन होने के। इसी तरह फिर हम इन्फ्लेमेशन के हवाले से बात करेंगे, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, किस चीज़ की रिस्पॉन्स की वजह से होता है। तो तमाम चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये जो यूनिट है ये डाउ का एक टीचर है जिसका नाम है सरबदास के नाम से है, और उसका यूनिट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इन्फेक्शन, आगे यहाँ पर इन्फेक्शन की डेफिनेशन दी है कि इन्फेक्शन क्या है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रेजेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द होस्ट, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा होस्ट को समझ लो। होस्ट क्या होते हैं? होस्ट इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकता है, ठीक है। एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है होस्ट। देखो, होस्ट एक वो चीज़ है, ठीक है, इसको समझो। होस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है और सरवाइव करता है, वो होस्ट कहलाया जाता है। होस्ट का काम क्या है? न्यूट्रिशन और फिज़िकल ग्रोथ रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करना, किस चीज़ को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो ग्रो कर सके। अब इन्फेक्शन क्या है? देखो, अब इन्फेक्शन के लिए मैं एक होस्ट हूँ, एनिमल्स भी एक होस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान ले अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, मतलब प्रेजेंस हुई, तो वो फिर अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह अपने आप ग्रोथ को बढ़ाएगा। जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर चला जाए और उसके अंदर प्रेजेंट हो जाए और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करे, प्रेजेंट हो जाए और अपने आप को मल्टीप्लाई करे और अपनी ग्रोथ को बढ़ाए, इसको इन्फेक्शन कहा जाता है, ठीक है। होस्ट तो समझ आ गया ना, होस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने की जो जगह होती है ना, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, वो उसके लिए होस्ट हो, जो वहाँ पर वो उसको मल्टीप्लाई और ग्रो करता है, ठीक है। अच्छा, कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं? देखो, कॉलोनाइजेशन का मतलब एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ प्रेजेंस। अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है और वो एक बॉडी के एक हिस्से में अपने आप को ग्रो करता है, अपने आप को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई होता है और ग्रो करता है। मिसाल के तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के थ्रू, माउथ के थ्रू एंटर हुआ, वो आया GIT ट्रैक्ट के अंदर, उसने क्या किया? अपने प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर GIT ट्रैक्ट के अंदर वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ग्रो भी कर रहा है। तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है? वहीं पे अपनी आबादी को स्टेब्लिश कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो वो कॉलोनाइजेशन कहते हैं। कॉलोनी नहीं होती, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। अब बैक्टीरिया का, अब या कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया जो भी हो, बॉडी के एक लोकल एरिया में वो अपनी एक कॉलोनी बनाए, अपने ग्रोथ को इंक्रीज़ करे, दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। वायरलेंस क्या होता है? देखो, वायरलेंस को समझना फिर आगे मैं आपको बताता हूँ, वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, आगे मैं आपको स्लाइड में क्लियर इसका एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दोबारा कुछ डेफिनेशन दी गई है कि डिजीज़ एंड इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होते हैं, ठीक है। वे डिजीज़ की बात करते हैं, वे एनी डिवीजन ऑफ फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ द गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर किसी भी हेल्थी इंसान के हेल्थ में और वेलबींग, उसकी तंदुरुस्ती में कोई भी तब्दीली, डिवीजन, कोई भी तब्दीली आती है, तो वो डिज़ीज़ कहलाई जाती है। जो हमने ऑलरेडी पहले यूनिट 1 में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि भाई बॉडी के जो फंक्शन है वो जब अल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो इसे डिज़ीज़ कहा जाता है। एक शख्स है, भाई ये मान लो कि ये एक शख्स है, इसके पूरे बॉडी के फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गुड हेल्थ के साथ है, वेल बीइंग के साथ है। लेकिन इसके अगर बॉडी फंक्शन के अंदर कोई मसला आया, तब्दीली आई, ठीक है, तो वो तब्दीली जो आती है, वो चेंजिंग जो आती है, जब उसके बॉडी के फंक्शन के अंदर तब्दीली आएगी, तो इसका मतलब है इसके हेल्थ में तब्दीली है, इसके वेलबींग में तब्दीली है, तो इसी को बेसिकली डिजीज़ कहा जाता है। इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होते हैं? A disease condition caused by the presence and growth of infection microorganism or parasite। देखो, डिजीज़ दो चीज़ें, अभी यहाँ इसको थोड़ा समझिए। यहाँ ये क्या कह रहे हैं? इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ तो आप लोगों को समझ आ गया। देखो, एक डिज़ीज़ का मतलब ये है कि भाई लाजमी नहीं है कि हर डिज़ीज़ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस इन चीज़ों का होना लाजमी है। अभी डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है, वो भी एक डायबिटिक मेलाइटिक एक भी डिजीज़ है, ठीक है। इस तरह हाइपरटेंशन है,
वो भी एक इस तरह कंडीशन है। वो हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए तो लाजमी नहीं है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और वो चीज़ काज करे, नहीं, लाजमी नहीं है, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस इन चीज़ की वजह से होती है, कुछ ऐसे होती है बॉडी की, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, और हाइपरटेंशन के साथ साथ आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, तो इनके लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई इन्फेक्शन वायरस की ज़रूरत नहीं होती इन डिजीज़ के लिए, ठीक है। अभी इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होते हैं? वी आर डिजीज़ कंडीशन काज बाय द प्रेजेंस ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट। अगर एक बॉडी के, एक बंदे के अंदर कोई भी इन्फेक्शन काज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट है, अगर वो उसके अंदर मौजूद है तो उसकी वजह से उसको डिजीज़ काज होती है, तो इसको इन्फेक्शन डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। दो डिफिनेशन दी है और दोनों में एक अलग अलग चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, एक डिजीज़, दूसरा इन्फेक्शन डिजीज़। डिजीज़ मतलब जब इंसान के गुड हेल्थ और वेलबींग के अंदर चेंजिंग आ जाए, मतलब एक बंदा है जिसको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम से उसको डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब उसको गुड हेल्थ और वेलबींग में तब्दीली आए, दैट इज कॉल्ड डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ क्या है? वो इन्फेक्शन डिजीज़ जो इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जब आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाए और ग्रो करे और आपको डिजीज़ का करे, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज़। पैथोजेनिसिटी और वायलेंस, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनिसिटी किसे कहते हैं? विद द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोब्स टू काज अ डिजीज, दिस टर्म इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब और कंपेयर द स्पीशीज। देखो, पैथोजेनिसिटी कहते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जो किसी इंसान के अंदर डिजीज़ काज कर सकती है। देखो, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपको बेसिकली वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए होते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन पैथोजेनिसिटी का मतलब ये है कि भाई इसमें हम ये मालूम करते हैं कि भाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जो क्या काज कर सकती है, डिजीज़ काज कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पैथोजेनिसिटी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मान लें कि भाई ये दो किस्म के वायरस है, ठीक है, एक वायरस ये है और एक दो बैक्टीरिया है। भाई ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर हुआ, इसने क्या किया, इसने भाई डिजीज़ काज कर लिया। ये भी इंटर हुआ लेकिन इसने डिजीज़ नहीं काज किया, इसने डिजीज़ काज कर लिया, तो ये बेसिकली इस बैक्टीरिया की क्या होगी, पैथोजेनिसिटी कहलाई जाएगी कि इस बैक्टीरिया के अंदर इतनी एबिलिटी थी कि इसने डिजीज़ काज कर लिया, तो इसमें डिजीज़ को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, वेरुलेंस किसे कहते हैं? विद द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस टर्म इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब और कंपेयर द स्ट्रेन एंड विद इन अ स्पीशीज। देखो, सिंपल पैथोजेनिसिटी समझ आ गया ना। अभी हमने पैथोजेनिसिटी में कहा कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जो डिजीज़ काज कर ले, ये तो पैथोजेनिसिटी। अभी जिस पैथोजन ने वो डिजीज़ काज किया, अभी वो डिजीज़ कितना सीवियर काज कर सकता है, कितनी उसकी सीवियरिटी है। मिसाल के तौर पर वायलेंस का मतलब ये है कि भाई ये एक इंसान है, ठीक है, मान लो, ठीक है, और ये दो किस्म के एक दो बैक्टीरिया है। ये इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि भाई ये फ्लू वाली बैक्टीरिया, जो फ्लू का ये वायरस है जो फ्लू काज कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम बात करते थे कि भाई ये जो है ये बेसिकली ये टीबी का वाला है, ठीक, टीबी काज कर सकता है। दो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लू काज करने वाला है, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, टीबी काज करने वाला है। तो अभी क्या है, ये दोनों अगर इस शख्स को हो जाते हैं तो भाई हमें तो पता है कि भाई ये टीबी वाला जो जरासीम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये क्या है, इसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल, क्योंकि ये पेशेंट को टीबी की तरफ लेके जा सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की तरफ लेके जा सकता है। ये तो कुछ दिनों में कवर हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम इसी को देखते हैं कि भाई ये वायरलेस, इसी को कहा जाता है कि भाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जो डिजीज़ को कितनी सीवियरिटी तक लेके जा सकता है, वो किसी डिजीज़ को कितनी कुछ डिजीज़ होते हैं जो नॉर्मली कवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उस डिजीज़ की कंडीशन को बहुत सीवियरिटी की तरफ लेके चले जाते हैं, तो इसी को वायलेंस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, कंडीशन डेफिनेशन की बात करें, अभी एक्यूट इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन तो सिंपल सी बात है
कि भाई कोई भी इन्फेक्शन हो जो अचानक से हो, सडन हो और एकदम स्टार्ट हो जाए और उसकी रिपिड प्रोग्रेसिव हो और उसकी जो तकलीफ़ हो एकदम बढ़ जाए और कुछ सीवियर सिम्टम उसके हो, तो इसको इन्फेक्शन एक्यूट इन्फेक्शन कहलाया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसको अचानक से भाई यूटीआई इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? यूटीआई इन्फेक्शन हुआ। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होगा? उसको एकदम अचानक से बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, पेशाब में जलन स्टार्ट हो जाएगा, पेशाब कम आना शुरू हो जाएगा, किडनी पेन वगैरह स्टार्ट हो सकता है, जलन स्टार्ट हो सकती है, सिम्टम वगैरह। ठीक है, तो ये एक्यूट इन्फेक्शन कहलाया जाता है। क्रोनिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? क्रोनिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन जो स्लोली डेवलप हो रहे थे, वे इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिले ऑनसेट एंड स्लो प्रोग्रेस। क्रोनिक इन्फेक्शन हमेशा स्लो प्रोग्रेस करता है और डिले ऑनसेट होती है, इसका जो असर होता है वो डिले होता है। ठीक है, तो ऐसी इन्फेक्शन जो स्लो प्रोग्रेस हो, जिसका प्रोग्रेस जो है वो स्लो और डिले ऑनसेट, उसकी स्टार्टअप हो वो भी डिले हो, कम से कम 6 मंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्रोनिक और एक्यूट इन्फेक्शन के दो अंदर बड़े आसान से डिफरेंस है कि जहाँ पर आप लोग को सडन ऑनसेट और रिपिड प्रोग्रेस की बात आई तो एक्यूट इन्फेक्शन है, और जहाँ पर क्रोनिक की बात आई तो वो आपकी जो है वो स्लो प्रोग्रेस और डिले ऑनसेट जो है आपका क्रोनिक इन्फेक्शन का कहलाया जाता है। अब एपिडेमोलॉजी यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा है, लेकिन जब आप लोग 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो ये एपिडेमोलॉजी 5th या 7th सेमेस्टर में ये एपिडेमोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट है, वहाँ पर आप लोग को प्रॉपरली इसको पढ़ाया जाएगा। एपिडेमोलॉजी क्या होती है, मेरे ख्याल में 5th सेमेस्टर में है या 6th सेमेस्टर में है। तो यहाँ पर एपिडेमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। द स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़। एपिडेमोलॉजी में हम देखते हैं कि एक डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह या किसी इंसान को कैसे लगती है, वो किस तरह ट्रांसमिट होती है। ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं, और इससे कितने लोग अफेक्टेड होते हैं, कौन सा तरीक़ाकार होता है, किस तरीके से प्रिवेंशन करते हैं, तमाम चीज़ हम एपिडेमोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, इसमें द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़। देखो कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं एयरबोर्न होते हैं, जो एयर ड्रॉपलेट के ज़रिए हवा में चले जाते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो कंटेक्ट टच करने से एक से दूसरे में फैल जाते हैं। कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? डिजीज़ दैट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ऐसी डिजीज़ जो एक शख्स से दूसरे शख्स में इजीली ट्रांसफ़र हो, इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। क्या कहलाया जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाया जाता है। मिसाल के तौर पर HIV वायरस जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, इजीली ट्रांसमिट हो सकता है बाय सेक्सुअल रूट के ज़रिए। दूसरी की बात करें, फ्लू जो है वो एयरबोर्न के ज़रिए, ठीक है, वो उसके ज़रिए एयर के ज़रिए उनके ज़रिए वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। इस तरह और भी बहुत सारी, जैसे टाइफाइड है वो भी स्टूल, कंटेमिनेटेड वाटर, इन चीज़ों की वजह से कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए एक से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ से कहते हैं। कंटीजियस डिजीज़ क्या होता है? कंटीजियस डिजीज़ बेसिकली इस कम्युनिकेबल डिजीज़ की सब टाइप है। इसमें क्या होता है? ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ की एक टाइप है। ईजिली स्प्रेड फ्रॉम द वन इंडिविजुअल टू अनदर। इसमें कंटीजियस मतलब आप कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं ना जो आप टच करने से आपको लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, ठीक है, और उसको जो है वो स्किन एलर्जी वगैरह है, उसको इस तरह कोई फंगल इन्फेक्शन, स्किन इस तरह एलर्जी है, और वो आके एक चेयर पे बैठ जाए या आप एक जगह पे लेट जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कोई चीज़ जो है वो यूज़ कर ले, हार्ड मतलब सख्त टॉवल वगैरह ये चीज़ें यूज़ कर ले, और फिर वो शख्स क्या हो, या आप उससे डायरेक्ट जाके हाथ मिलाओ। जब आप उसके डायरेक्ट उसके साथ कनेक्शन होती है, और मतलब उसके उस चीज़ को, एक शख्स से वो बैठ गया कुर्सी पर, उसको एलर्जी है और ये सारी चीज़ें, आप वो उठ गए और आप जाके उस जगह पर बैठ गए, हाथ आपके उस चेयर पर लगे, तो वो कंटेक्ट फॉर्मेट कहते हैं बेजान चीज़ों से। जब आपको इन चीज़ों से डायरेक्टली आपको ये चीज़ें लगती है, इन्फेक्शन वगैरह होती है, डिजीज़ होती है, इसको हम कंटीजियस डिजीज़ कहलाया जाता है। ठीक है, इसलिए जो डॉक्टर जो है वो जब स्किन डिसऑर्डर वगैरह होते हैं कुछ, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप अपने जो टॉवल है, अपने कपड़े हैं, चीज़ें वो साइड पे रखे करें ताकि बाकी के साथ मिक्स ना हो। उसकी वजह ये है क्योंकि ये एक जगह से दूसरे शख्स को लग सकती है बाय द डायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए। अच्छा, आसान एग्जांपल के
बात करते हैं, ये भी ये 2 शख्स है, ठीक है, ये 2 शख्स है। इस शख्स को जो है इसको भी एलर्जी है और ये आया इसके साथ हाथ मिलाया, इसको हाथ में भी एलर्जी है प्रॉपर, तो इसके हाथ के जो कंटेंट के माइक्रोब्स है वो इसके हाथ पे लग जाएंगे। जब ये अपने हाथ पूरी बॉडी कहीं पे भी लगाएगा, सर पे लगाएगा, चेहरे पे लगाएगा, तो ये फैलते जाते हैं। तो ये भी जरासीम जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं डिजीज़ दैट कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम द वन इंडिविजुअल टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे डिजीज़ जो एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। एग्जांपल के तौर पर डायबिटीज़ एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लग सकती, हाइपरटेंशन एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लग सकती, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लग सकती, ठीक है। तो हार्ट के पेशेंट अगर एक है तो दूसरे को हार्ट की तकलीफ़ तो नहीं लग सकती उससे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इसी तरह डायबिटीज़ का, इसी तरह हाइपरटेंशन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ बताई गई है, कुछ डिफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, ये डिजीज़ की बात हो रही है। एंडेमिक डिजीज़ क्या है? अ डिजीज़ कंडीशन दैट इज़ नॉर्मली फाउंड इन द सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल आसान एग्जाम्पल समझो ईजी तरीके से। देखो, वो जरासीम, वो डिजीज़ जो आम कंडीशन में नॉर्मली क्या है, नॉर्मली फाउंड, नॉर्मली मौजूद होते हैं, इलाकों में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग के अपने इलाकों में देखो, कुछ मरीज़ होंगे, वो टाइफाइड के मरीज़ भी आप लोग को पता है मौजूद होंगे, आप लोगों को आम है टाइफाइड जो है, आप लोग के इलाकों में टाइफाइड के मरीज़ होंगे, मलेरिया के पेशेंट होंगे। तो ये जो मलेरिया हो गया, टाइफाइड होगा, ये नॉर्मली आप लोग के इलाकों में इस तरह मंथली मतलब कुछ केसेस होते हैंगे। तो इस तरह डिजीज़ को हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। अ डिजीज़ कंडीशन दैट इज़ नॉर्मली फाउंड इन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के अंदर नॉर्मली मौजूद होते हैं। वो जरासीम, वो डिजीज़ जो नॉर्मली लोगों के या पॉपुलेशन में कुछ लोगों को ये मौजूद होते हैं, इसी को एंडेमिक डिजीज़ कहलाया जाता है। मिसाल के तौर पर मान लो, ठीक है, हमारा एक इलाका है और इस इलाके में भाई मलेरिया के जो केस नॉर्मली मौजूद हैं आमतौर पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो खुला हुआ होता है, गंदा तालाब के पानी वगैरह मौजूद होते हैं, तो ये मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, जहन में रखना, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि भी आप लोग के इलाके में 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है, और इन 1000 पॉपुलेशन में आप लोग को पता है कि भाई डेली हर महीने के तकरीबन लगभग 50 लोग जो होते हैं वो मलेरिया के साथ आते हैं। तो मलेरिया जो है एक एंडेमिक डिजीज़ है, वो आप लोग के इलाके में मौजूद है। तो आप लोग का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हाँ भाई 50 मरीज़ जो है वो होते हैं। अभी एपिडेमिक कैसे कहते हैं? वे आर डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट इन द ग्रेटर देन यूजुअल परसेंटेज ऑफ द स्पेसिफिक पॉपुलेशन। सुनो, फिर इस बात को ज़रा इंपॉर्टेंट में रखना। आप लोग ये स्पेसिफिक पॉपुलेशन आपकी कितनी थी? 1000। हमने एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात की 1000, उसमें 50 लोगों को मलेरिया था, तो वो आपका क्या है? एंडेमिक डिजीज़ है भाई, ये नॉर्मली मौजूद है। एपिडेमिक में क्या है? ये आप लोग नॉर्मल एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ना 50 से, लेकिन अचानक से मलेरिया के केसेस बढ़ जाए। अगले महीने आप लोगों ने देखा 200 मरीज़ आप लोग के मलेरिया के आ गए। तो आपका जो एंडेमिक कॉन्सेप्ट था कि भाई नॉर्मली 50 है, वो एकदम जब आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा केसेस एकदम ज़ाहिर हो जाए, तो इसी को एपिडेमिक कहलाया जाता है। मतलब वही जो मलेरिया के केसेस एंडेमिक था, वो अगर आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फैल जाए, बढ़ जाए एकदम, तो इसी को एपिडेमिक कहलाया जाता है कि भाई वो डिजीज़ जो है वो फैल गई, थोड़ी सी बढ़ गई है। एक मिनट यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, पोस्ट पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, अ डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट इन द ग्रेटर देन यूजुअल परसेंटेज। यूजुअल परसेंटेज कितनी थी? 50%, लेकिन एकदम ग्रेटर हो गई, बढ़ गई। वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन में वो डिजीज़ जो है एकदम बढ़ गया, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ गई, तो एपिडेमिक डिजीज़ कहलाया जाता है, ठीक है। पेंडेमिक डिजीज़ क्या है भाई? पहले आप 200 थे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यही डिजीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाए, मलेरिया जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाए, मतलब पाकिस्तान में भी लाखों केस मलेरिया के हो गए, जो नियर बाई कंट्रीज़ होती हैं, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मतलब जो भी नियर बाई कंट्रीज़ है, चाइना हो गया, मुख्तलिफ, तो हर जगह पर ये वर्ल्ड वाइड फैल जाना इस डिजीज़ का, उसको पेंडेमिक कहलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या? एपिडेमिक अफेक्टेड अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया ऑफन ऑन द ग्लोबल स्केल। देखो, वही जो एपिडेमिक था ना,
जो मतलब आपके एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बढ़ गया 200 केस से, अगर ये लाखों में बढ़ जाए, एकदम लाखों केसेस हो जाए, पूरे पाकिस्तान में हो जाए, पूरी दुनिया में हो जाए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हो जाए, तो ये जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है ना, जोग्राफिकली लार्ज जोग्राफिकली एरिया उसने अपने कब्ज़े में ले लिया इस डिजीज़ ने, इसको पेंडेमिक कहलाया जाता है। अभी पेंडेमिक की बेहतरीन एग्जांपल हमने अभी 2019-20 में देखा कि कोरोना जो आया था, तो कोरोना क्या था, वो एक पेंडेमिक डिजीज़ था, वो वर्ल्ड वाइड था, पूरी दुनिया में फैला हुआ था। पहले एपिडेमिक था, चाइना के अंदर था, इस जगह पे था, फिर एकदम वो फैल गया, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फैल गया, तो वो पेंडेमिक कहलाया जाता है। ठीक है, एक डिजीज़ पूरी दुनिया में फैल जाना, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में फैल जाना, दैट इज़ कॉल्ड पेंडेमिक डिजीज़। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है। देखो, ईमिया किसे कहते हैं? ईमिया का मतलब है ब्लड। ठीक है, ईमिया, तो जहाँ पर ईमिया आता है तो उस पॉइंट को आपने सिर्फ, ये एक सफिक्स है, वर्ड्स के लास्ट में जो भी चीज़ आती है वो सफिक्स कहलाई जाती है, और पहले जो आती है वो प्रीफिक्स कहलाई जाती है। ठीक है, अच्छा, 3 चीज़ें होते हैं, वो सफिक्स, प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, और सफिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सफिक्स को बस जिस वर्ड्स के एंड में ईमिया आता है ना, वो क्या कहलाया जाएगा, वो ब्लड की बात हो रही है। अ सफिक्स मीनिंग प्रेजेंस ऑफ अ इन्फेक्शन एजेंट, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ईमिया मतलब ब्लड, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया का मौजूद होना, दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियमिया। प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरिया, कहाँ पर? ब्लड के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियमिया। वायरीमिया, वायर का मतलब वायरस की बात हो रही है, ईमिया मतलब ब्लड, वायरस का ब्लड के अंदर मौजूद होना, दैट इज़ कॉल्ड वायरीमिया। प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन वायरस, इन्फेक्शन वायरस ब्लड के अंदर मौजूद होना, वायरीमिया। फंगीमिया, फंगीमिया किसे कहते हैं? फंगस का। प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन फंगस, जो इन्फेक्शन फंगस है उसका ब्लड के अंदर मौजूद होना, दैट इज़ कॉल्ड फंगीमिया। ठीक है, सेप्टिसीमिया, प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शन एजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। अब यह कह रहे भाई प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन एजेंट, वो एजेंट जो क्या करता है, वो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद हो और वो नुकसान पहुंचाए अपनी। देखो, सेप्टिसीमिया को यहाँ पर थोड़ा सा अलग इसलिए किया कि देखो, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर, एक बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया में बड़ी कन्फ्यूजन हो गया आप लोगों को, थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ। बैक्टीरिया में मतलब एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो एक शख्स का दांत निकाल देता है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, थोड़ा सा जो जरासीम है, बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, वो उस ब्लड के अंदर चले जाते हैं, सर्कुलेट करते हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है ब्लड के अंदर, तो बैक्टीरिया आ गए ना, तो ये तो बैक्टीरिया में हो गया, लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इसको एकदम पहचान लेती है और उसको वहीं पे क्लियर कर देती है, उसको मार देती है। ठीक है, ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या है कि भाई ये ऐसे इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, बेसिकली ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हुए, लेकिन वहाँ पर ये एकदम केमिकल रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेप्टिसीमिया, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन एजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। वो इन्फेक्शन एजेंट जो क्या करते हैं, वो टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ करते हो, वो टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ करते हो, हमारी बॉडी को, टिश्यू को, इनको डैमेज करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेप्टिसीमिया कहलाया जाता है। ठीक है, अभी एक चेन बताया गया कि भाई ये एक इन्फेक्शन जो है वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसमिट होता है, किस तरह वो आगे बढ़ता है, उस चीज़ के हवाले से यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर एक साइकिल बताया गया है कि भाई सबसे पहले इन्फेक्शन एजेंट, भाई इन्फेक्शन एजेंट तो बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं भाई, वो तो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन एजेंट होते हैं। रिजर्वायर, हमें पता है कि रिजर्वायर क्या होता है भाई, जहाँ पर ये जरासीम आए और ग्रो करे, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्वायर। अच्छा, यहाँ पर पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट है, यहाँ पर 2 चीज़ें, पोर्टल ऑफ एंट्री, यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की बात करें, रिजर्वायर है, फिर पोर्टल ऑफ एंट्री हो, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ ताकि ये यहाँ पर क्लियर हो गया ना, आगे स्लाइड आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। सबसे पहले भाई आप मान लें कि भाई एक बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन एजेंट एक बॉडी के अंदर, ये एक बॉडी है, इसके अंदर आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भाई बॉडी के अंदर आ गया, इसके अंदर इन्फेक्शन एजेंट का आस हुआ। ठीक है,
इन्फेक्शन एजेंट बैक्टीरिया रिजर्वायर के अंदर है। रिजर्वायर क्या हुआ भाई, कुछ भी हो सकता है उसका, ठीक है, जहाँ पर वो रहे। फिर क्या हुआ, इसके रिजर्वायर से वो चीज़ क्या हो, एक इंसान की बॉडी के अंदर आया, वो जरासीम उसने फैलाया। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मान लो कि एक टाइफाइड की बैक्टीरिया जो सल्मोनेला टाइफाई के नाम से एक बैक्टीरिया है, वो एक शख्स की फूड कंटेमिनेटेड फूड हो गया या कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, वो इंसान ने पी लिया और वो बैक्टीरिया वो इस शख्स के अंदर रिजर्वायर के अंदर आ गया, ठीक है, रिजर्वायर के अंदर आया, ठीक है। जब एक रिजर्वायर के अंदर ये बैक्टीरिया भी इस शख्स के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसने ग्रो किया, मल्टीप्लाई किया, बढ़ाया। फिर जब ये शख्स टूल पास करता है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट करता है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, नाक से भी निकल सकता है, जो होल है वहाँ से भी निकल सकता है। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट उसने क्या किया, स्टूल पास किया, स्टूल के ज़रिए वो जो सल्मोनेला टाइफाई की बैक्टीरिया है वो स्टूल में आ गए, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, वो स्टूल के रेक्टल के ज़रिए बाहर आ गए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करो, एक छोटा सा बच्चा है, उसने क्या किया, वो स्टूल के ऊपर उसने हाथ रख दिया, फिर उसने गलती से वो स्टूल के ऊपर जो हाथ रखा वो हाथ उसने कंटेमिनेटेड हो गया और हाथ उसने मुंह पे लगाया, चेहरे पे लगाया, तो वो जरासीम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ज़रिए वो जरासीम उसके पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब उसके मुंह में गए, नाक से भी मुंह से उसने वो हासिल कर लिए, ठीक है, मुंह में लगा दिए, तो वो जरासीम मुंह में चले गए। जब वो चले जाते हैं तो उसकी वजह से वो बच्चा जो है ससेप्टेबल होस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट को आसान समझ में रहना कि जो भी नेचुरल होल होते हैं हमारी बॉडी के, चाहे जो मतलब माउथ हो गया, नोज़ हो गया, ये आई हो गई, और आपके जो एयर हो गए, रेक्टल हो गया, पेनिस हो गया, विजाइना हो गया और यूरिथ्रा हो गया, तो ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग हो गई, ये जितने भी नॉर्मल होल है ये तमाम आपके पोर्टल ऑफ एंट्री हैं और ये आपके पोर्टल ऑफ एंट्री हर जगह से जा सकते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट भी है भाई, आपको फॉर एग्जांपल चेस्ट इन्फेक्शन है, आप थूकते हो तो थूक भी आपकी पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट है, सलाइवा आपके वहाँ से निकल जाता है और दूसरे को नुकसान पहुँच जा सकते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये नेचुरल जितने भी होल पोर्टल ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्फेक्शन एजेंट की बात हो रही है। वायरस बहुत सारे हो सकते हैं। इन्फेक्शन एजेंट हमने यहाँ पर पहले जो यहाँ पर अभी इसको इन लोगों ने थोड़ा और मैंने तो आप लोगों को एग्जांपल समझा दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों ने और हर स्लाइड को एक्सप्लेन किया है। इन्फेक्शन एजेंट पहला इन्फेक्शन एजेंट वायरस, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई, पैरासाइट भी हो सकता है। वायरस HPV वायरस, HCV वायरस और ये तमाम वायरस हो सकते हैं। रोटो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, बैक्टीरिया इकोलाई, सल्मोनेला जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फंजाई में ब्लास्टोमाइस, हिस्टोप्लाज्मा, ये तमाम, और जो पैरासाइट के हुकवर्म हो गया, इसके बीज हो गया, राउंडवर्म हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, तो ये तमाम के तमाम क्या है, इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन एजेंट के बाद पोर्टल ऑफ एंट्री होती है, क्या होती है, पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है भाई, जो नॉर्मल होल जो आपको मैंने समझा, द पोर्टल ऑफ एंट्री द रेफर टू द प्रोसेस बाय द विच द पैथोजन एंटर द बॉडी और गेन एक्सेस टू द ससेप्टेबल टिश्यू एंड कॉज अ डिजीज, पेनिट्रेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंजेक्शन, इनहेलेशन। अभी देखो पोर्टल ऑफ एंट्री मैंने आपको क्या बताया कि पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो उसे कहते हैं जिसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो हमने यहाँ पर बात की, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री। अभी पोर्टल ऑफ एंट्री क्या, पेनिट्रेशन के ज़रिए भी हो सकती है। क्या हो सकती है, स्किन पर पेनिट्रेट कर सकता है, उस पेनिट्रेशन के ज़रिए स्किन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होती ना, उसके ज़रिए भी आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे कोई इन्फेक्शन एजेंट है या केमिकल है, इस चीज़ की डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इंजेक्शन, कोई आप कंटेमिनेटेड खुराक वगैरह खा रहे हैं, जैसे खुराक जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हो, आपने वो खा रहे, इंजेक्शन। इनहेलेशन की बात करें, इससे भी ये भी, इस इनहेलेशन भी पोर्टल ऑफ एंट्री है। आप ऐसे केमिकल एरिया में काम करें, ऐसा कोई केमिकल जहरीला धुआं वगैरह, और आपने इनहेलेशन की, तो वो इनहेलेशन भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी पोर्टल ऑफ एंट्री है। तो मैंने आपको पहले बताया, अगर पेनिट्रेशन स्किन की बात हो गई, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स है वो गिर गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, उसका स्किन ब्रेक हो गया, तो भाई जरासीम एकदम उस एरिया में पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
इंजेक्शन खुराक के ज़रिए, तो इनहेलेशन ये भी नेचुरल। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बेसिकली पोर्टल ऑफ एंट्री होती है, जहाँ इसका मतलब ये है कि जरासीम बॉडी के अंदर इंटर होना, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री। उसका अभी सोर्स की बात करें, द सोर्स ऑफ एन इन्फेक्शन डिजीज़ रेफर टू द लोकेशन, होस्ट, ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस फ्रॉम विच द इन्फेक्शन एजेंट वॉज एक्वायर्ड। एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, फॉर्मेट्स, जोनोस एंड नोजोकोमल इन्फेक्शन एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देखो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्फेक्शन के सोर्स कहाँ है, ये इन्फेक्शन जरासीम आते कहाँ से सोर्स है, ये इन्फेक्शन होता कैसे, किस वजह, इसका इन्फेक्शन डिजीज़ का सोर्स क्या है, ये इसके लोकेशन, होस्ट, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मिसाल कुछ इन्फेक्शन एजेंट ऐसे होते हैं जो एंडोजीनियस होते हैं, कुछ एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस की अगर एग्जांपल दे, बाहर से भाई आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ गए, ठीक है, डस्ट पार्टिकल को ऐसे खुराक आपने खा लिया, जो एक्सोजीनियस है ना, बाहर से भी आना, ठीक है। अभी कोई एंडोजीनियस की बात करें, कोई इंटरनली आपको कोई मसला वगैरह स्टार्ट हुआ, इंटरनली चीज़ें डैमेज हुए, आपके नॉर्मल आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा, एंडोजीनियस की एग्जांपल अभी बात करते हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, आप इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर हो गया, तो आपके नॉर्मल फ्लोरा ख़ुद आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। एंडोजीनियस की एग्जांपल, एक्सोजीनियस मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, मिसाल के तौर पर जो एट बर्थ टाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इन्फेक्शन भी, ये भी इन्फेक्शन का एक सोर्स है। फॉर्मेट्स की बात करें, बेजान चीज़ों से भी आपको इन्फेक्शन, जोनेट्स की बात करें, जानवरों, इन चीज़ों से भी आपको इन्फेक्शन वगैरह, एलर्जी वगैरह ये हो सकता है। नोजोकोमल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। मिसाल के तौर आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं और अगर आपको 48 घंटे से ज़्यादा टाइम बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए, ठीक है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन था, ठीक है, और आप 48 आवर वहाँ पर बिल्कुल एडमिट थे, 48 आवर के बाद ये भी डायग्नोज होता है कि भाई इसको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, तो वो जो यूटीआई इन्फेक्शन होगा वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमल इन्फेक्शन कहलाया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली सोर्स बताया जा रहा है कि भाई ये बैक्टीरिया और ये जरासीम या डिजीज़ बेसिकली कहाँ से होता है और किस तरीके से होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड, कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर जो कम्युनिटी आपकी जो है वो गंदगी हो, एनवायरनमेंट प्रॉपर क्लीन ना हो, घर का एनवायरनमेंट प्रॉपर क्लीन ना हो, या लोगों की बिहेवियर भी कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, साइकोलॉजिकल मसले आपके अंदर काज कर सकते हैं। तो ये तमाम बेसिकली सोर्स हैं, और सोर्स मैंने आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया। सिम्टोमेटोलॉजी की बात करें, विद द टर्म symptomatology refer to the collection of sign and symptom expressed by the host and during the disease course। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली देखो, जब एक डिजीज़ काज हो जाती है तो उसके साइन सिम्टम भी होते हैं ना, तो बेसिकली उसको सिम्टोमेटोलॉजी कहलाई जाती है कि कुछ कौन से डिजीज़ के साथ क्या साइन क्या सिम्टम हो गए वो लाजमंद से होते हैं। दिस इज़ आल्सो नोन एज अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द क्लिनिकल पिक्चर या डिजीज़ प्रेजेंटेशन। और सिम्टोमेटोलॉजी को क्लिनिकल पिक्चर भी कहा जाता है और डिजीज़ प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। बेसिकली इसका सिंपल मतलब है कि डिजीज़ के बाद जो सिम्टम होते हैं, डिजीज़ जो होती है ना उससे जो सिम्टम ज़ाहिर होते हैं, तो उसको बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी एक शख्स है, किसी को मान लें कि एक शख्स से टीबी हो गई उसको, ठीक है, तो उसको होगा चेस्ट इन्फेक्शन होगा, उसको खांसी होगी, ये सिम्टम होगा, इरिटेशन होगी, सांस में बंद होगा, फीवर भी हो सकता है, तो फिटीक भी हो सकता है। तो ये तमाम क्लिनिकल पिक्चर या डिजीज़ प्रेजेंटेशन, इसको सिम्टम वगैरह भी आप कह सकते हो, ठीक है। डिजीज़ कोर्स की बात करते हैं तो भाई द कोर्स ऑफ एनी इन्फेक्शन डिजीज़ कैन बी डिवाइड इनटू द सीवियर डिस्टिंग्विशनल स्टेज। देखो अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ उसका डिजीज़ के मुताबिक, डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर ट्रीट किया जाता है, ठीक है, हर उसके हिसाब से उसको देखा जाता है। अच्छा देखो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना। ये जो डिज़ीज़ कोर्स का मतलब ये है कि भाई ये डिज़ीज़ जब एक बॉडी के अंदर इंटर होती है, इन्फेक्शन डिज़ीज़ जो है जब ये बॉडी के अंदर इंटर होती है, एकदम अपने आप को सीवियरिटी तक नहीं लेके जा सकती है, ये मुख्तलिफ़ स्टेजों से गुज़रती है और फिर उसके बाद जाके सिम्टम ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन डिज़ीज़ जो होते हैं उसको मुख्तलिफ़ स्टेजों में डिवाइड किया गया है। इसको हम अभी पढ़ते हैं। इसमें कुछ स्टेजेस जो है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद प्रोड्रोमल स्टेज होता है, एक्यूट स्टेज होता है, कन्वल्सन स्टेज होता है और रेजोल्यूशन स्टेज।
इन तमाम वन बाय वन को अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ। देखो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड। देखो मान लो कि भाई ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया की तमाम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। अब एक बैक्टीरिया मान लो कि आज डेट है 1, ठीक है। ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हुआ और ये बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर एंटर हुआ और 10 दिनों तक इसने क्या किया, अपने आप को ग्रो किया, मल्टीप्लाई किया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर इस बैक्टीरिया ने 10वें दिन पर हल्के से सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं वगैरह, 1 से 10 दिन तक इसने अपने आप को क्या किया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाया और अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं सिम्टम वगैरह डिजीज़ काज करूँ, अपने आप को ग्रो की। तो 1 से 10 दिन वाला जो पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड कहलाया जाता है। द टाइम बिटवीन द इनिशियल कॉन्टेक्ट विद द माइक्रोब्स टू अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर एंटर होने से लेकर कब तक, फर्स्ट सिम्टम आने तक, ये जो बीच का पीरियड है ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाया जाता है। मतलब पहले दिन पे, पहले तारीख को बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हुआ, 10 दिनों तक पेशेंट को कुछ भी नहीं, कोई भी हल्का फुल्का कुछ भी सिम्टम वगैरह ज़ाहिर नहीं हुआ। तो फिर 10वें दिन पर पहला हल्का फुल्का सिम्टम ज़ाहिर हुआ, सर में दर्द स्टार्ट हुआ, थकावट से स्टार्ट हुई। तो ये जो 1 से लेकर ये 10 तारीख तक ये बीच का टाइम है ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाया जाता है। प्रोड्रोमल स्टेज क्या होता है, इट इज़ द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम इज़ द होस्ट। 10वें दिन पे क्या हुआ, उस शख्स ने कहा कि भाई मेरे जिस्म में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, हेडेक हो रहा है। तो ये नॉर्मल स्टेज है, नॉर्मल, ये एक इनिशियल अपीयरेंस होती है, एक इनिशियल अपीयरेंस होती है सिम्टम की, मतलब स्टार्ट होता है जो सिम्टम होता है उसका स्टार्ट। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, प्रोड्रोमल स्टेज कहलाया जाता है। मिसाल के तौर पर 10वें दिन पे इसने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे जिस्म में थकावट हो रही है और हेडेक हो रहा है, और ये जो सिलसिला है ये 15 तारीख तक चलता रहा। तो ये 10 तारीख से लेकर ये 15 तारीख का जो बीच का जो टाइम है जहाँ पर इसको मतलब सर में दर्द हो रहा था, जिस्म में दर्द, थकावट, इस तरह ये जो इनिशियल सिम्टम आ रहे थे, ये पीरियड इसका बेसिकली प्रोड्रोमल स्टेज कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, प्रोड्रोमल स्टेज। अभी 15वें दिन पे क्या हुआ भाई, 15वें दिन पर एकदम इसको भाई फीवर आना शुरू हो गया। क्या हुआ, फीवर आना शुरू हो गया, भूख नहीं लग रही और इसके जिस्म में दर्द भी बढ़ गए, और जो डिज़ीज़ का जो एक्चुअल वो सिम्टम होते हैं ना, वो जब स्टार्ट हो जाते हैं ख़तरनाक वाले सिम्टम, तो वो बेसिकली एक्यूट स्टेज कहलाया जाता है। एक्यूट स्टेज इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच द होस्ट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ द इन्फेक्शन प्रोसेस। क्या हुआ, उस इन्फेक्शन प्रोसेस ने अपना एक जो असल जो उसको सिम्टम आने होते हैं डिज़ीज़ के साथ, वो जब स्टार्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप मान लें 15 से लेकर 20 दिन तक, 20 दिन तक इसने क्या किया, उसको मतलब हाई ग्रेड फीवर हुआ, बहुत जिस्म में थकावट और सारी चीज़ें इसके अंदर ज़ाहिर हुई जो एक्चुअल डिजीज़ के साथ होती है, तो वो बेसिकली इसका एक्यूट स्टेज कहलाया जाता है। ठीक है, 3 चीज़ें क्लियर। अभी चौथा है कन्वल्सेंट पीरियड। देखो कन्वल्सेंट पीरियड का मतलब यह है, वे कन्वल्सेंट पीरियड इज़ द करेक्टराइज्ड बाय द कंटेमिनेटेड ऑफ द इन्फेक्शन, progressive elimination of the pathogen and repair of the damaged tissue and resolution of the associated symptom। फिर 15वें दिन पर जब ये कहानी हुई तो डॉक्टर ने क्या किया, मेडिसिन एडवाइस की, और वो बंदा जो है डॉक्टर के पास गया, उसने मेडिसिन एडवाइस की इन्फेक्शन के हवाले से, वो उसने खाना शुरू कर दी। तो ये 20 दिन के बाद क्या होगा भाई, उसका जो फेस आएगा जब वो मेडिसिन का आएगा तो उससे क्या होगा, वो रिकवर की तरफ आएगा। वो क्या आएगा, वो रिकवरी की तरफ आएगा। वो जो रिकवरी की तरफ आ रहा है वो इसके कन्वल्सेंट फेज कहलाया जाता है, कन्वल्सेंट पीरियड कहलाया जाता है, जब वो उस डिजीज़ से दोबारा से रिकवर की तरफ आता है। इसमें क्या होता है, वो जो इन्फेक्शन एजेंट थे वो एलिमिनेट, ख़त्म होना शुरू हो जाते, पैथोजन ख़त्म होना शुरू हो जाते, रिपेयरिंग जो डैमेज टिश्यू है वो दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, और सिम्टम जो है दोबारा से रिजोल्व और मतलब सेट हो जाते हैं। तो कन्वल्सेंट पीरियड वो होता है कि भाई वो दोबारा से पेशेंट अपनी रिकवरी में आ जाना। लास्ट है रेजोल्यूशन फेज। रेजोल्यूशन की बात करें, इसमें टोटल एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी विदाउट रेजिडुअल एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। ये रेजोल्यूशन वो फेज कहलाया जाता है, वो स्टेज है, इसमें पेशेंट क्या होता है, बिल्कुल रिकवर हो जाता है, तमाम के तमाम पैथोजन डिजीज़ ख़त्म हो जाती है,
कोई साइन सिम्टम नहीं रहता और पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन फेज। तो ये 5 तरीक़ेकार होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, डिजीज़ कोर्स के इस तरीके से होता है। एकदम कभी भी बैक्टीरिया वगैरह जो है वो एकदम कभी भी अटैक वगैरह एकदम इंसान को बीमार नहीं कर सकती, इतने सारे प्रोसेस ने झेलने होते हैं और फिर जाके वो डिजीज़ काज कर सकती है। ये वही बता रहे जो अभी हमने काफ़ी डिटेल से बात की, तो इन चीज़ों को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन एजेंट है, फिर उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, फिर उसके हल्के फुल्के साइन सिम्टम आना शुरू होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद एक्यूट से जो एक्चुअल जो सब क्लिनिकल डिजीज़ मतलब एक्चुअल जो चीज़ है उसके अंदर शुरू हो गई, फिर वो सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। देखो आहिस्ता 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 ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एक वक्त आ जाएगा भाई वो तो बड़ा तेज़ी की, या तो ऊपर जाके जब ये साइन सिम्टम बिल्कुल हाई हो जाएंगे और अगर ये सीवियरिटी वो ठीक ना हो या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या तो फिर वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है, या क्रोनिक डिजीज़ की तरफ चला जाएगा, या तो वो रिकवर हो जाएगा, क्लिनिकल जो चीज़ें हैं वो दोबारा से रेजोल्यूशन की तरफ हो जाती है। लाज़मी बात है जब एक डिजीज़ होती है तो बंदा उसके बाद 3 चीज़ें आउटकम 3 चीज़ों का आता है, या तो वो पेशेंट डिजीज़ की वजह से डेथ हो जाती है, क्या हो जाता है, या तो उससे क्या हो जाता है परमानेंट डैमेज हो जाती है, क्रोनिक डिजीज़ रहती है, परमानेंट वो तकलीफ़ रह जाती है, या तो वो ठीक हो जाता है, रेजोल्यूशन हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये एक आउटपुट होता है डिजीज़ का। क्लिनिकल साइन सिम्टम की बात करें, लोकल साइन क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अच्छा, प्लूरल एक्जिक्यूट इफ़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सीरियस, एक्जिक्यूट इफ़ अ वायरल, टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है, लिम्फ एडेनोपैथी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इफेक्ट हो सकता है। सिस्टमेटिक साइन की बात करें, फीवर हो सकता है, फिटीग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोज़िया वगैरह हो सकता है। अभी हमारे पास है इन्फ्लेमेशन को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन पार्ट 2 से पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने समझना है क्योंकि इसमें कुछ वर्ड जो है वो थोड़ा से समझने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। लोकल साइन का मतलब है भाई जहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन एरिया हो, जहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हो सकती है। लोकल साइन का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उस इन्फेक्टेड एरिया में ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। एग्जांपल के तौर पर ज़रा समझने की कोशिश करें। इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन क्या हो सकती है, इन्फेक्शन टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फेक्शन टिश्यू, जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो तो वहाँ उस टिश्यू में क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जब आप उस एरिया को देखेंगे वो रेडनेस होगी, थोड़ी सी स्वेलिंग होगी, हीट भी होगी, थोड़ी सी गर्म भी होगी, पेन भी उस जगह पर हो सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्लूरल एक्जिक्यूट का मतलब है कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल और वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस जगह पर जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर क्या मौजूद होगा। बेसिकली प्लूरल एक्जिक्यूट का मतलब है पस को कहते हैं। प्लूरल एक्जिक्यूट किसे कहते हैं, ये पीप नहीं, पीप पस को कहते हैं। पीप बेसिकली प्लूरल एक्जिक्यूट क्या होता है, ये बेसिकली डेड सेल होते हैं, बैक्टीरिया WBCs वगैरह के डेड सेल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो पस नुमा शक्ल होती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उस जहाँ पर इन्फेक्शन एरिया है वहाँ पर प्लूरल एक्जिक्यूट लाजमन मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वायरल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर सीरस एक्जिक्यूट मौजूद होंगे। सीरस एक्जिक्यूट का मतलब है बेसिकली एक वाटरी लाइक फ्लूइड मौजूद होगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर जो गंदगी प्लूरल एक्जिक्यूट मौजूद होगा, पस वगैरह ये चीज़ें मौजूद होगी। अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर क्या होगा, बेसिकली एक वाटरी फ्लूइड लाइक मौजूद होगा वहाँ पर, ठीक है। टिश्यू नेक्रोसिस की बात करते हैं। देखो कुछ सीवियर माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, टिश्यू जो होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, टिश्यू नेक्रोसिस कहलाया जाता है। टिश्यू के जो सेल है उनका डेथ हो जाना, टिश्यू नेक्रोसिस, उसकी वजह से वो टिश्यू भी ख़राब हो जाता है। हो सकता है कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। कुछ बाज़ इन्फेक्शन में ऐसे होते हैं लिम्फ एडेनोपैथी हो सकती है, लिम्फ नोड जो है उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है, बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी इफेक्ट भी हो सकता है। सिम्टोमेटिक में आम तौर पर जो फीवर वगैरह इसकी वजह से हो सकता है, फिटीग, हेडेक और नोज़िया वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आज पार्ट 1 क्लियर हो गया और पार्ट 2 में हम उसको इन्फ्लेमेशन को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।